नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल बेसिकली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है, ताकि उनको जो मराठी चैप्टर्स होते हैं उनका मीनिंग समझे। आज हम देखने वाले हैं 10th का बुक। ईयर है 2020, सब्जेक्ट मराठी, महाराष्ट्र बोर्ड का ये किताब है। चैप्टर नंबर 6, चूड़ी वाला। ओके। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। चूड़ी वाला। इस चैप्टर के जो लेखिका है, ओके, उनका नाम है जयश्री रुईकर। उनका जन्म हुआ था 1939 में, जिसको मराठी में बोलते हैं 1939। प्रसिद्ध लेखिका है। त्यांची जय पराजय, वेदनेला फूल आले या कादंबऱ्या, ये 2 कादंबरी उन्होंने लिखी है। मृगजळ, अंतर्मन हे कथासंग्रह, ये कथासंग्रह है दोनों। स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी, ये बाल मतलब बच्चों के लिए कादंबरी उन्होंने लिखी है। तो ये सब उनका काम उन्होंने बताया फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे कि चूड़ी वाला ये चैप्टर के बारे में क्या क्या है बातें। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे। बेसिकली इस चैप्टर में कुष्ठ रोग, ओके, एक रोग होता है, डिजीज़ होता है कुष्ठ रोग। तो उनके लिए, उन मरीज़ों के लिए पूरा एक उन्होंने कॉलोनी बनाया है। उनका नाम है डॉक्टर शिवाजी राव उर्फ मतलब उनको दाजी साहेब पटवर्धन इस नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ पे है? अमरावती एक ज़िला है, ओके, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ये उन्होंने कॉलोनी क्या किया है, सेटल किया है कुष्ठ रोग डिजीज़ वाले जो मरीज़ है उनके लिए। और उनको तपोवन बोलते हैं उनके कॉलोनी को, क्योंकि वो जंगल में आउटसाइड एरिया के यहाँ पे जंगल में होता है। संक्रांत मतलब मकर संक्रांत, और ज्येष्ठ पूर्णिमा, ओके, पूर्णिमा मतलब फुल मून, ओके। ज्येष्ठ मंथ में, ज्येष्ठ एक मराठी मंथ है, तो उसके फुल मून के दिन और संक्रांत के दिन, ये 2 दिन कुष्ठ रोगी स्त्रियां, मतलब जो लेडीज़ है उनको कुष्ठ रोग हुआ है, और जो लड़कियां हैं तो उनके हाथ में बांगड़ियाँ मतलब बंगड़ी भरने के लिए अब्दुल नाम का एक आदमी जाता था। तो उसके बारे में पूरा वर्णन इस चैप्टर में है, ओके। अब्दुल का जो संवेदनशील है, संवेदनशील मतलब सॉफ्ट हार्टेड वो जो इंसान है, उसके बारे में ही पूरा चैप्टर है। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। लेखिका इस चैप्टर में ना कि आपको सिर्फ हम समाज के कैसे ऋणी हैं ये बता रही है, पर इंसानियत के बारे में भी आपको बता रही है, ओके। अब्बाजान आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटे? जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे? अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो एक कन्वर्सेशन से होता है। एक लड़का उनके पिताजी को, मतलब जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, जिसका नाम है अब्दुल। अब्दुल का लड़का अब्दुल से बोलता है कि अब्बा जान आज आप तपोवन में मत जाइए। तो फिर अब्बा जान मतलब अब्दुल पूछते हैं कि क्यों मत जाऊँ, क्यों नहीं जाऊँ ऐसे। तो तभी उसकी जो माँ होती है, मतलब उस लड़के की माँ और अब्दुल की वाइफ, वो
टॉन्टिंग करती है अब्दुल को कि जाने दे अनवर, मतलब तेरे पिताजी कुछ सुनने से रहे। ओके, आज का दिन तो उनके लिए सुनहरा दिन है। परवणीच मतलब आज का दिन उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टंट है। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे, मतलब इतना क्या है उस तपोवन में कौन जाने। अब्दुल की जो बायको मतलब वाइफ, अब्दुल की जो वाइफ थी शन्नू उसका नाम था, और वो नाराज़ी के सूर में, मतलब थोड़ा नाराज़ होके अपने बच्चे की क्या करती है, समझूत काटते मतलब उसको समझाती है कि जाने दे, वो कुछ सुनने से रहे। तभी अब्दुल बोलते हैं कि मी लवकर येईन बेटा, मतलब मैं जल्दी से आ जाऊंगा। ये सुनकर, मतलब पिताजी की ये बात सुनकर अनवर जो था उसका लड़का अब्दुल का, वो खेलने जाता है। आगे डायलॉग है, आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। अब्दुल की जो वाइफ है शन्नू, वो अब्दुल को कहती है कि आज संक्रांत है, ओके, काइट फेस्टिवल, उसमें भी आज मंगलवार है, ओके, ट्यूसडे है। तो आज के दिन बहुत सारी लेडीज़ जो देवी माँ है उसके दर्शन के लिए आएंगी, और हमारा जो दुकान है चूड़ी का वो बंद रहेगा क्योंकि आप तपोवन में जाओगे। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज। रघु भैया मतलब उसके बाजू वाला जो स्टॉल लगाता था उसका नाम रघु था। तो वो उसकी वाइफ बोलती है कि अभी तो आपका दुकान बंद होगा तो रघु भैया का बहुत धंधा होगा, बहुत चूड़ियाँ बिकेंगी, और उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात, आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। तो बोलती है उनको, अब्दुल को, कि वो आज के दिन बहुत पैसा कमाएगा और दूसरे दिन कोई नई वस्तु उसके घर में दिखेगी, नई चीज़ उसके घर में दिखेगी, और आप जाते रहो उस तपोवन में ऐसे इम्पोर्टेंट दिन में, जब ग्राहक बहुत होते हैं तो आप तपोवन में जाते हैं। तो अब्दुल उस पर बोलता है, शन्नू चुप बैठ अभी तू शांत बैठ। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकावल्या। अब्दुल ने एक हाथ में जो बंगड़ी की पेटी थी, सूटकेस था, ओके, वो लिया, दूसरे हाथ में एक थैली ली, और ये सब दोनों लेके उसने पैर में चप्पल डाली। हे बघा, रस्त्याने कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं। तो उसकी वाइफ बोलती है जाते जाते कि अगर आपको कोई रास्ते में मिल जाए तो बिल्कुल मत बताइए कि आप तपोवन में जा रहे हो, क्योंकि तपोवन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुष्ठ रोगी रहते हैं। कुष्ठ रोगी मतलब जिन लोगों को लेप्रेसी हुआ है, और ये बहुत भयानक ऐसा डिजीज़ है, वो छूने से ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो फैलता है। तो अगर किसी को पता चला कि अब्दुल लेप्रेसी जहाँ पे, मतलब लेप्रेसी वाले लोगों को, कुष्ठ रोगी को बंगड़ी पहनाने के लिए जाता है, तो कोई उसके पास से बंगड़ी खरीदेगा नहीं और उसके हाथ से बंगड़ी पहनेगा भी नहीं। तो उसकी वाइफ वही बोल रही है उसको जाते जाते कि आप जा रहे हो समाज कार्य करने के लिए, आप जाइए, पर किसी को बोलिए मत कि आप तपोवन में जा रहे हैं, उसका परिणाम हमारे धंधे पे हो जाएगा, समझ लो, मतलब समझा आपको ऐसे। अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे बघितले, तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता। मतलब अब्दुल ने एक नज़र उसके वाइफ की तरफ देखा, और उसके वाइफ के आंखों में जो गुस्सा था वो उस गुस्से को पहचानता था, क्योंकि ये हर बार होता था। पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नाही तर कीव आली। पर आज उसको अपने वाइफ को देख के गुस्सा नहीं आया, तो कीव मतलब उसको बहुत मतलब कीव आना, इसका मतलब होता है कि बुरा लगना, कि ये समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, सिर्फ मतलबी है और खुद के बारे में सोच रही है, ऐसा उसको लगा। आगे का पैराग्राफ है, अब्दुल बस स्टॉप पर आला। ये चैप्टर आपको सब इमेजिन करना है, क्योंकि ये एक प्रसंग है, तो आपको जो भी मैं बताती हूँ आपको वो नज़र के सामने लाना है, देखना है, फील करना है, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझे। ओके, सो अब्दुल बस स्टॉप पे आता है,
अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून ठंडी चांगली जाणवत होती। मतलब उसने जो स्वेटर पहना था तो वो बहुत जगह से फटा हुआ था। उसवलेला इसका मतलब होता है सब जगह से थोड़ा थोड़ा फटना। तो उस स्वेटर में से, उस फटे हुए स्वेटर में से जहाँ जहाँ फटा था वहाँ पे ठंडी हवा उसमें जा रही थी, तो उसको वो महसूस हो रहा था कि मेरा जो स्वेटर है फटा है। ओके, बस आली, बस आ गई। बांगड्याची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढ़ला। मतलब एक हाथ में बंगड़ी की पेटी, पेटी मतलब सूटकेस, और दूसरे हाथ में थैली, ये सब संभाल कर वो बस में चढ़ गया। अगदी खिडकीजवळ बसला, मतलब उसको विंडो सीट मिल गई। खिडकी मतलब विंडो। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। अभी उसके उस पेटी में कांच की बंगड़ियाँ थी, तो उसने अलगद, अलगद मतलब संभाल कर उसने वो पेटी उठाई और उसके मांडीवर, मांडीवर मतलब थाईस पे उसने रखी। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, मतलब इतना, मतलब गर्दी में अगर किसका गलती से उसको धक्का लग गया और जो बंगड़ियाँ अंदर टूट गई तो उसको बहुत लॉस होगा। लाल, हिरव्या, निळ्या रंगीबिरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। किस तरह से मतलब किस किस कलर की उसमें बंगड़ियाँ थी, तो लाल कलर की थी, हरे कलर की थी, नीले कलर की, और रंग बिरंगी बंगड़ियाँ वो देखता रहा। कौतुकाने, कौतुकाने मतलब बहुत मन लगाकर वो देख रहा था। आपको ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस किस कलर की बंगड़ियाँ अब्दुल के पास थी, तो ये आपका आंसर होगा इसका। ओके, बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला। जैसे ही बस स्टार्ट हो गई, ठंडगार वाऱ्याचा झोत मतलब ठंडी बहनी वाली जो हवा है, ओके, झोत मतलब उसका स्पर्श, ओके, उसका टच, उसका फील, जो लेखक को पहले अच्छा लग रहा था कि ठंडा हवा है, पर जैसे जैसे बस स्पीड से जाने लगती है तो वो बहुत त्रासदायक, त्रासदायक मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वो जो ठंडी हवा है उसको मैनेज करना। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। जैसे कि वो विंडो सीट के यहाँ पे बैठा था, तो जैसे ही बस ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट चलने लगी तो बहुत उसको हवा का तकलीफ़ होने लगा, तो उसने उसका मफलर निकाला और पूरे कान को उसने घट्ट मतलब टाइट उसने लपेटा। आगे, जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊण बस रिकामी झाली। जिल्हाधिकारी कचेरी नाम का एक स्टॉप आता है। ओके, जिल्हाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कोई वो प्लेस था, तो उस स्टॉप पे, कचेरी मतलब ऑफिस, जिल्हाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जो ऑफिस था, तो उस स्टॉप पे पाउन बस का मतलब होता है 3/4 बस वहाँ पे खाली हो गई मतलब सब लोग वहाँ पे, मोस्ट ऑफ लोग वहाँ पे उतर गए। तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला? तपोवन ये कुष्ठ रोगी के लिए बनाया हुआ एक प्लेस है, तो वहाँ पे कौन किस लिए जाएगा, इसके लिए मोस्ट ऑफ बस उधर ही खाली हो जाती थी। जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये, मतलब जेमतेम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जन ही उतारू राहिले मतलब उतरने के, बस से उतरने के बाकी थे। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। उसको बस में से तपोवन दिखाई देने लगा, और जैसे ही हर गांव के बाहर एक ऐसे यू शेप में उसका एंट्री गेट होता है। ओके, तो वो ऐसा जैसे मैंने ड्राइंग में बना वैसा एंट्री गेट उसको तपोवन का दिखाई दिया। कमान का मतलब होता है ऐसा जो ट्विस्ट होता है उसको कमान बोलते हैं, यू शेप में। ओके, तो उस जगह पे अब्दुल का ध्यान जाता है। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुल्ली आहे तिच्यावरती वेल, मतलब गए 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद वो आया था, तो वो देख रहा था कि इन 6 महीनों के अंदर कितना उसको, मतलब क्रीपर, वो जो डोर की कमान है तो उस पर बहुत सारे क्या उगे थे बारिश की वजह से, क्रीपर्स मतलब जो बेल होती है, ओके, पौधे होते हैं, वो वहाँ पे ग्रो हुआ था। वेल मतलब क्रीपर या फिर बेल हिंदी में बोलते। मागे आलो तेव्हा
टेम हाथ भर होती। मतलब गए बार जब मैं आया था, मतलब बिफोर द 6 मंथ जब वो आया था, तो उसके जस्ट हाथ के जितनी वो बेल थी, क्रीपर थी। पर आज वो देख रहा है आफ्टर 6 मंथ्स, तो वो बहुत बड़ी बन चुकी है। अब्दुल गेटजवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली। मतलब अब्दुल गेट के पास आया और तभी छोटी छोटी लड़कियां आई और उन्होंने गलका करायला, गलका मतलब ग्रुप, ओके, उन्होंने ग्रुप करने के लिए चालू किया। सब जब उसके आगे पीछे दौड़ने लगे, गलका मतलब ग्रुप बनाना चालू किया। ओके, अभी डायलॉग है। चूड़ी वाला आया चूड़ी वाला, सब छोटी छोटी जो बच्चियां थी उस तपोवन की, वो चिल्लाने लगी कि चूड़ी वाला आ गया है। सॉरी, आगे जाते हैं। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला। मतलब मैंगो ट्रीज के नीचे जो चौथरा होता है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने के लिए जो होता है, जैसे कि अभी ये ट्री है तो यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए गांव के यहाँ पे जगह बनाई जाती है जहाँ पे टाइम पास के लिए लोग जाके बैठते हैं छाव के नीचे। ओके, तो अब्दुल भी वहाँ जाके बैठ गया। आणि क्षणातच, मतलब और कुछ ही सेकंड्स में सारा काम धंदा सोडून, मतलब सब काम काज छोड़ के स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली। मतलब सब जो लेडीज थी उनकी गर्दी, उनकी भीड़ उसके आजू बाजू में आ गई। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चूड़ीवाला। तो एक एक जन ने बोलना चालू किया कि मुझे वो लाल रंग की चाहिए, कुछ जन बोलने लगे मुझे हरे रंग की चाहिए। तो एक ने पूछा कि चूड़ी वाला माझ्यासाठी आरसा आणला। मतलब एक ने पूछा क्या चूड़ी वाला आपने मेरे लिए मिरर लाया क्या, आईना लाया क्या? मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना, मतलब गए बार आप जब आए थे मैंने आपको बताया था आईना लाने के लिए, तो आपने वो लाया है क्या? ऐसे सब पूछना चालू करते हैं। ओके, ओके, डिस्टर्ब नहीं होगा अभी। नेक्स्ट, अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। मतलब अब्दुल जहाँ पे था वहाँ पे आजू बाजू में बहुत भीड़ होने लगी, बहुत गोंधळ, गोंधळ मतलब बहुत आवाज़ें होने लगी। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। मतलब हर औरत को सबसे पहले बंगड़ियाँ भरने की थी हाथ में। अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला। अब्दुल जो था वो एक एक औरत के हाथ में बंगड़ियाँ भरना उसने चालू किया। त्याना हव्या तशा, मतलब उनको जिस तरह से या जिस कलर की बंगड़ियाँ चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग वो बंगड़ी भरना उन्होंने चालू किया। त्यांच्या मनपसंद, मतलब उनके मन पसंदीदा, त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यस। मतलब देखिए, ये नॉर्मल वुमेन्स नहीं है, नॉर्मल औरतें नहीं है, नॉर्मल बच्चियाँ नहीं हैं। ओके, ये कुष्ठ रोगी है। कुष्ठ रोगी मतलब इनका अगर आप गूगल करिए प्लीज़, आप जब तक गूगल नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि लेप्रेसी क्या होता है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चों को दिखाइए, अगर बच्चे हैं तो भी आप गूगल कर सकते हैं और देखिए कि ये बहुत भयानक रोग होता है। इसमें बहुत स्किन डिजीज़ है एक तरह का। तो इन लोगों को कोई देखता नहीं है, इन लोगों को देख के बहुत लोगों को घृणा आती है, उनको देख के अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को, पर वो ज़िंदा है तो उनको जीना है, उनको हमारा जैसा जो खुशी होती है वो उनको भी महसूस होती है। ओके, सो जब भी चूड़ी वाला आता है, भले वो कैसे भी दिखे, अगली दिखे, उनके हाथ उनकी उंगलियां कैसे भी हो, उनको भी अच्छा लगता है कि चूड़ी पहनना। इसके लिए ये जो अब्दुल है वो इतना अच्छा काम करता है कि ये जो बेरंग है उनकी दुनिया, बिकॉज ऑफ द कुष्ठ रोग, एक डिजीज़ के कारण, एक भयानक डिजीज़ के कारण जो इनकी दुख भरी ज़िंदगी है, बेरंग ज़िंदगी है, तो ये अब्दुल नाम का इंसान वहाँ पे जाता है, उसका लॉस होते हुए बिजनेस का वो वहाँ पे जाता है और उन औरतों को, उन लड़कियों को कलरिंग, मतलब उनके लाइफ में चूड़ियाँ नहीं तो वो अच्छे रंग भर देता है। एक दिन के लिए वो बहुत खुश हो जाती है। ओके, और ये सब काम वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ओके, तो इसके लिए आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको तरीका बोला उस तरीके से सोचिए तो आपको पता चलेगा कि इस चूड़ी वाले का इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में कितना ज़्यादा है। सो
पण अब्दुलला ती कला साधली होती. मतलब भले उनके हाथ कैसे भी हो डिजीज वाले, पर अब्दुल को उनके हाथ में बंगड़ियाँ भरना आता था. वो कला उसको आती थी. बांगड्या भरल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. मतलब जब भी वो किसी औरत के हाथ में बंगड़ी भरता था तो उसके चेहरे पे दिखने वाली जो खुशी होती थी, वो खुशी उसको पैसों से भी नहीं कभी मिल सकती. इतनी खुशी उसको मिलती थी अब्दुल को. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम शुरू होता. बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें उस पूरे तपोवन की उसके पास आती थी. तो उसको 2-3 घंटे बंगड़ी भरने के लिए जाता था. वो कार्यक्रम उसका 2-3 घंटे चालू रहता था. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि एक चैतन्याचा दिवस. जैसे कि मैंने आपको बोला, अब्दुल जिस दिन आता था, जो 2 दिन साल के, तो वो 2 दिन उनके लिए इतने स्पेशल होते थे, इतने हैप्पी वाले होते थे कि आनंदाचा दिवस मतलब खुशहाली का दिन था उनका. चैतन्य मतलब एक प्रकार का बहुत पॉझिटिव्ह डे उनके लिए वो होता था. आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चूड़ीवाला. ओके. मतलब इस दिन जैसे कि पूरे उनके लाइफ के दिन बहुत ही शांतिमय जाते थे. कोई आवाज़ नहीं, कोई खुशी नहीं, हमेशा गम, एक डिजीज साथ में रखने का उनका जो लाइफ होता है बहुत बोरिंग, बहुत निगेटिव ऐसा लाइफ रहता है. पर जब अब्दुल आता है तो तपोवन में बहुत आवाज़ आता है, चूड़ियों की खनखनाहट होती है, सब लड़कियां चिल्लाती है छोटी, तो बहुत आवाज़ होता है, गड़बड़, गोंधड़, मतलब वही आवाज़ का ही सब जगह पे होता है. और क्या होता है, एक मिनट. तो पूरा जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट तपोवन का, वो बहुत ही हैप्पी वाला हो जाता है. और वो किसके वजह से? चूड़ीवाले के वजह से. अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे. मतलब उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए अब्दुल एक इंसान नहीं था, तो एक जैसे कि एंजल था. देवदूत मतलब एक एंजल, जो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता. ओके. तो उनको वही लगता था अब्दुल. वर्षातून 2दा, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत. पूरे साल में 2 बार अब्दुल वहाँ पे जाता था. एक तो संक्रांति मतलब मकर संक्रांति, काइट फेस्टिवल, और दूसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा. अभी ज्येष्ठ मंथ मतलब मराठी, हमारा इंग्लिश का मैं महीना आपको बताती हूँ. तो मराठी महीने होते हैं. ओके. मराठी मंथ, तो उसमें ज्येष्ठ आता है. और आप अगर मुझे पूछे कि ज्येष्ठ का इंग्लिश में अगर क्या होता है, तो इंग्लिश मंथ में मई टू जून के बीच में ये ज्येष्ठ महीना आ जाता है. ओके. मतलब अभी जस्ट आएगा नेक्स्ट मंथ, मई टू जून के बीच में आता है. ओके. तो इस मई और जून के बीच जो भी फुल मून होता है, उस फुल मून को वो जाता था चूड़ियाँ भरने के लिए. और उस टाइम वो 2 दिन जो तपोवन की स्त्रियाँ, मतलब तपोवन की लेडीज होती है, वो उसकी बहुत ईगरली वेट करती है. आतुरतेने मतलब ईगरली. आणि अब्दुललाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे. और अब्दुल भी जब भी वहाँ पे जाता था और उनकी खुशी देखता था, तो उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था. विलक्षण समाधान, विलक्षण मतलब जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. विलक्षण मतलब बहुत बहुत, समाधान मतलब सैटिस्फैक्शन, उसको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता था. असेच काही दिवस गेले. मतलब ऐसे ही कुछ दिन चले गए. एक दिवस रघु भैया आला. ओके. ऐसे ही कुछ दिन चले गए. ये इंसिडेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ओके. अभी हम लोग आगे का एक पार्ट चालू करते हैं. रघु भैया मतलब मैंने आपको बताया, उसके जो बाजू में जिसकी शॉप थी, अब्दुल के बाजू में जो शॉप थी रघु भैया की, तो वो एक दिन आता है. त्याच्या हाती पोस्टमॅन में दिलेले एक पत्र होते. उसके हाथ में पोस्टमैन ने दिया हुआ एक लेटर रहता है. अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको. ओके. आपको एक चिट्ठी आई है. कहाँ से? तपोवन से. दिखाओ मतलब देखने दो मुझे. अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे. अभी अब्दुल मुसलमान है. ओके. तो उसको मराठी पढ़ना नहीं आता. वो बोलना जानता है पर उसको पढ़ना नहीं आता. ओके.
तो वो बोलता है कि चिट्ठी है वो क्या है, मराठी में है, मग वाचून दाखव ना तूच. तो अब्दुल बोलता है उसको, तो फिर तू ही पढ़ के सुना, क्योंकि रघु भैया क्या है, मराठी है, महाराष्ट्रियन है. तो क्या होता है चिट्ठी में देखिए. रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली, मतलब बड़े आवाज में चिट्ठी उन्होंने पढ़ी. किसने? रघु भैया ने. चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला. चिट्ठी में जो भी लिखा था मजकूर, मतलब जो मैसेज लिखा था चिट्ठी में, वो सुनकर अब्दुल और उसकी वाइफ शन्नू उसको बहुत खुशी हुई. क्या था, क्यों हुई उनको खुशी, देखते हैं आगे. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते. ओके. मतलब तपोवन में एक सम्मेलन होने वाला था, एक कार्यक्रम होने वाला था, एक प्रोग्राम होने वाला था, और उस प्रोग्राम में अब्दुल का सत्कार होने वाला था. ओके. तो इसके लिए जो उस तपोवन के, उस कुष्ठ रोगी के जो ट्रस्टी थे, दाजी साहेब जिनका नाम, जिसको हमने प्रस्तावना में देखा दाजी साहेब, तो उन्होंने लेटर लिखा था अब्दुल को ताकि वो उस प्रोग्राम में आए और दाजी साहेब उनका, मतलब अब्दुल का सत्कार करे. 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता. 2 दिन के बाद ही जो सत्कार का समारंभ था वो 2 दिन के बाद ही था. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. मतलब वो एक चूड़ी वाला था, तो उसको ज़रा भी ऐसा कभी लगा नहीं था लाइफ में कि मेरा कोई सत्कार होगा. ना मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ना कुछ हूँ, तो क्यों भला सत्कार होगा. तो उसको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा. तो उसको लगा कि मेरा भाग्य है कि मेरा सत्कार हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे नसीब में कभी सत्कार होना लिखा ही नहीं था. पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता. मतलब जब से लेटर आया था वो उसी खुशी में था. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता. मतलब फिर से वो खुद को ही क्वेश्चन पूछ रहा था, सत्कार करण्या एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी. मतलब वो सोचता है, खुद से ही पूछता है कि तपोवन वाले मेरा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा क्या मैंने काम किया उनके लिए.